हेलो एंड वेलकम टू आवर A to Z कोचिंग ऑनलाइन चैनल। जैसा कि आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जो पिछले दिन टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 1 के डिस्कशन के लिए। छात्रों, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ सवाल दिख रहा होगा आप लोगों को, और आप लोग जो कुछ क्वेश्चंस जवाब दिए भी थे। जैसा पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें पहले नंबर सवाल पर जो क्वेश्चन आकलन से संबंधित पूछा गया है। आकलन मतलब होता है जांच करना, याद रखिएगा, आकलन का अर्थ जांच करना है, ठीक है, जांच करना। तो कहा जाता है कि जांच जो है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, मतलब कह सकते हैं कि सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया चलती है उसका ही हम लोग जांच करते हैं, आकलन करते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन का आंसर है ए, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, इसके बाद अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। कहा जाता है कि जब पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ा जाता है, और पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हुए अगर आप कोई ज्ञान लेते हैं तो उस प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहा जाता है। और जब कोई नया ज्ञान आप शामिल करते हैं अपने स्कीमा में तो उसको समायोजन बोला जाता है। तो छात्रों, इसका जवाब जो है, क्योंकि आपको पूछा जा रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा की अवधारणा में बदलाव। तो बदलाव जैसे किए, नया ज्ञान आपने अपने दिमाग में एडजस्ट किया, मतलब समायोजित किया। तो इसका जवाब बी इज राइट आंसर। आगे का क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएंगे कि बालक के सामाजिक विकास जो होता है वह शैशव अवस्था में मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि माता पिता से उसका सामाजिक विकास शुरू होता है। माता पिता को मुस्कुराता हुआ बच्चा देखता है, माता पिता को बच्चा मुस्कुराता हुआ देखता है, वहीं से उसका पहला सामाजिक विकास शुरू होता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक सामाजिक विकास, तो कहां से होगा? माता पिता। ऑप्शन यहां छट रहा है हमारा, क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। चूंकि अब स्टूडेंट्स ये जो आंसर है घर का वातावरण, चूंकि घर के वातावरण में माँ बाप के अलावा और भी होता है, भाई बहन होते हैं, चचेरे फुफेरे ममेरे, कई तरह के रिश्तेदार होते हैं, लेकिन स्पेशली पूछ रहा है प्रारंभिक समाजीकरण, तो वो किससे होगा? माता और पिता से। चलिए तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन को हम लोगों ने डील कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है। क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, समावेशी शिक्षा में, क्वेश्चन आप लोग को ध्यान में आया होगा कि समावेशी शिक्षा में क्या है? निहितार्थ है। मतलब क्या है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका मीनिंग समावेशी, अर्थ देख पा रहे हैं आप लोग? समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सबको, ठीक है, सबको एक समान शिक्षा देना, यही होता है समावेशी शिक्षा का परम उद्देश्य। तो कहता है कि सबको एक समान कर देना, सामान्यीकरण कर देना, सामान्य कर देना सबको, किसी में किसी तरह का कोई समस्या मत रखना, या किसी में किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं करना, किसी में किसी तरह का कोई अलगाव नहीं करना, यही हो जाता है समावेशी शिक्षा का परम उद्देश्य। और इसका अर्थ, निहितार्थ का अर्थ होता है, अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है सामान्यीकरण, मतलब सबको एक समान कर देना, सामान्य कर देना, किसी पर कोई भेदभाव नहीं रखना। समावेशी कक्षा का अर्थ होता है कि कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा, विद्यार्थियों में जो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, विद्यार्थियों में व्याप्त व्यक्तिगत भिन्नता को किसी भी स्तर से विद्यार्थी में शिक्षक को कोई अंतर नहीं करना चाहिए। यही समावेशी कक्षा एक अच्छे शिक्षक को सिखाती है, यही मनोविज्ञान हमको सिखाता है, यही मनोविज्ञान आपको भी सिखाता है। आप भी इसका अर्थ यही लगाएं, समावेशी शिक्षा का अर्थ किसी भी आधार पर बच्चे को अलग ना करना, सबको एक मुख्य शिक्षा की धारा में लाकर जोड़ देना ही समावेशी शिक्षा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 4 नंबर के क्वेश्चन को हल कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। पियाजे से रिलेटेड सवाल है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में परिवेश की वस्तुओं को पहचानने
और विभेद, ये दो गो सवाल है। पहचानने का मतलब है उसको जानने लगता है कि ये कलम है, और उसमें अंतर करने लगता है। मतलब कोई भी वस्तु है, कौन पहनने का चीज है, कोई खाने का चीज है, कौन घूमने का चीज है, या कह सकते हैं कि वस्तुओं में अंतर करने का जो क्षमता होता है नॉर्मली बच्चे में कब आ जाती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो स्टेज है, इस स्टेज में बच्चों में पियाजे की थ्योरी में यह बात लिखा गया है कि जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहेगा, जब बच्चा, चूंकि पियाजे का आप जानते हैं जीन पियाजे क्या कहे हैं, जीन पियाजे की थ्योरी को एक नंबर में अगर एक मिनट में अगर हम सब एक मिनट के शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो याद रखिएगा कि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा अपने ही ज्ञान से ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चे प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से ज्ञान लेते हैं। बच्चा तब तक उसको अस्थायी ज्ञान नहीं हो सकता है जब तक कि वह प्रत्यक्ष खुद न कर ले। बच्चे सक्रिय खोजबीन के माध्यम से ज्ञान लेते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यह कथन है मिस्टर जीन पियाजे का, और उन्होंने कहा कि बच्चा जो ज्ञान लेता है वो खास करके जब तक कि उसको सामने से कुछ प्रत्यक्ष अनुभव ना हो जाए, जब तक कि उसको खुद कुछ ना कर ले, तब तक उसको ज्ञान अस्थाई नहीं हो सकता। यह कथन जीन पियाजे का है। पियाजे कहते हैं कि ये जो ज्ञान का जो स्टेज है वो चार मुख्य रूप से स्टेज में बच्चा ज्ञान लेता है। पहला स्टेज का नाम देते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरे स्टेज का नाम देते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरे स्टेज का नाम देते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथे स्टेज का नाम देते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी बच्चा के बारे में पूछेगा कि कब वस्तुओं में विभेद करना, अर्थात ये मोबाइल है, ये कलम है, इसमें अंतर करना सीखेगा तो वो हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकलन से ही रिलेटेड सवाल है, वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देश पर होता है। तो याद रखिएगा, आकलन का अर्थ होता है जांच करना। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, विद्यालय परिषद का मतलब यहां किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? विद्यालय परिषद का अर्थ होता है, ये विद्यालय परिषद का अर्थ क्या होता है? विद्यालय आधारित। ठीक है, ये क्या होता है? विद्यालय आधारित। विद्यालय आधारित आकलन मतलब विद्यालय के आधार पर जो आप जांच कीजिएगा वह किन दिशा निर्देशों पर किया जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन है कि किया जाता है किंतु बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है। मतलब विद्यालय आधारित होता है परंतु बोर्ड स्तर पर नहीं होता है। तो इसका आंसर हम लोग देख पा रहे हैं। इसका आंसर है हमारा क्या, कि कहता है विद्यालय आधारित। क्या यहाँ आप देखिए, यहाँ आप लोग इसका क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है। मतलब बोर्ड जो लेगा वो नहीं कहलाएगा। कौन चीज? जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होगा, जो विद्यालय आधारित हम लोग जांच करेंगे या मूल्यांकन करेंगे, वो बोर्ड स्तर का मूल्यांकन नहीं कहलाएगा। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए सही जवाब। अवलोकन का मतलब होता है जांच करना, व्यापक का मतलब होता है बड़े पैमाने पर जांच करना। ठीक है, तो ये कह रहा है आपका क्वेश्चन वहां जो देखे आप लोग, उसमें यह कहा गया था कि विद्यालय आधारित आकलन को क्या बोर्ड आधारित आकलन बोल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। विद्यालय आधारित आकलन अलग होता है, उसी को हम लोग यहाँ डिनोट किया जाता है, किंतु उसको बोर्ड स्तर पर आकलन नहीं कहलाता है। तो जो विद्यालय आधारित जांच होता है उसको बोर्ड आधारित जांच नहीं मान सकते हम लोग। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ। चलिए आगे का क्वेश्चन में चलते हैं। मिस्टर वाइगोस्की आते हैं और वाइगोस्की से सवाल एक पूछा गया है हम लोगों से। कहता है लेव वाइगोस्की के अनुसार, मतलब वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है कि ये जो सवाल है पढ़िएगा सभी स्टूडेंट्स। आप लोगों को जैसा टेस्ट में आया था कि खेल बालकों के विकास किस रूप से प्रभावित नहीं करता है। खेल जो है यह बालकों के विकास को किस रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो कहता है ऑप्शन नंबर ए, खेल बालकों में निकट विकास क्षेत्र का निर्माण कर उनका समाजीकरण करता है। तो याद रखिएगा वाइगोत्स्की जो दिया था वो जो 3 वर्ड यूज किया था अपने सिद्धांत में, उस 3 वर्ड का नाम मैं लिख देता हूं आपको। उन्होंने यूज किया था ADL, PDL और ZPD। ठीक है, ये 3 वर्ड अपने सिद्धांत में, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी बोला जाता है या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी बोला जाता है।
परंतु पियाजे के थ्योरी को भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोला जाता है, परंतु दोनों में अंतर है। पियाजे कहते हैं बच्चे ज्ञान से ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे समाज से ज्ञान नहीं सीखते हैं, यह पियाजे का कथन है। परंतु इसके विपरीत वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, बच्चा जो होता है बिना समाज के ज्ञान नहीं ले सकता है, यह कथन है लेव वाइगोत्स्की का। तो समाज से जो ज्ञान लेता है उसमें वह तीन चीज उसको मदद करता है। एक तो उसका एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, जो उसका वास्तविक विकास का क्षेत्र है। एडीएल को कहा जाता है एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, अर्थात वास्तविक विकास का क्षेत्र जिसमें बच्चा बिना किसी मदद के स्वयं ज्ञान लेता है। पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल पीडीएल बोला जाता है, जिसमें बच्चे को हल्का फल्का मदद किया जाता है। जेडपीडी का मतलब होता है कि बच्चा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बच्चा एक विशेष मदद के माध्यम से जब बच्चा किसी विशेष कार्य को करने में सक्षम हो जाता है तो उसको कहा जाता है जेडपीडी। तो याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की के थ्योरी में जेडपीडी का चर्चा तो है, तो जेडपीडी वाला जो ए ऑप्शन है ये तो कह रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि यहां नहीं लगा हुआ है तो यहां ये ए नंबर का तो ऑप्शन होगा। बी नंबर में आते हैं, कहता है कि खेल। बी नंबर में आते हैं कि कहा गया है, आपको देखिएगा बी नंबर के ऑप्शन में, आप लोग यहां ध्यान दीजिए। बी नंबर में ऑप्शन होता है खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करता है। ये बी नंबर का ऑप्शन है, जो खेल जो है या कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करता है, ये बी नंबर का ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि खेल और वस्तु कार्य, तीन वर्ड है आप लोगों के सामने। तीनों वर्ड को समझिए कि तीन वर्ड में क्या कहा गया है। एक वर्ड में खेल, एक वर्ड में कार्य और एक वर्ड में वस्तुओं। तो इसको आप लोग समझिए, कहता है कि खेल कार्य और वस्तुओं को विचार से अलग करता है। अलग करने का मतलब यहां क्या है कि कोई जो खेल की भावना होगा, क्या वह कार्य और वस्तुओं को विचार से अलग करता है? तो बिल्कुल, खेल की भावना कार्य और वस्तुओं को विचार से अलग करता है। बिल्कुल सही है, ये जवाब भी सही है, ये भी सही है, ये राइट जवाब है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि खेल की भावना में कार्य और वस्तु को अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, आते हैं सी नंबर में। खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है। जी नहीं, खेल जो है यह कार्य और वस्तु को एक साथ जोड़ नहीं सकता है, यह कथन गलत है इसका। अर्थात ये जो वाइगोत्स्की का थ्योरी है, जिसमें यह कहा है कि विकास को किस रूप से प्रभावित नहीं करता है, तो खेल जो है यह किसी कार्य को और वस्तु को कभी नहीं जोड़ेगा। खेले के भावना से खेला जाएगा, किसी वस्तु और कार्य को ये कभी नहीं जोड़ेगा, याद रखिएगा। तो चौथा नंबर का जो ऑप्शन है, खेल बालकों के आत्मनियंत्रण का विकास करता है, बिल्कुल सही, ये भी जवाब है। तो केवल ये ऑप्शन गलत लग रहा है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे क्वेश्चन पर जाते हैं। कहता है, समझिए, कहता है जब कोई एक बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो सकता है? तो देखिए, जब समस्या का समाधान बच्चा स्वयं करने लगे, समस्या का समाधान बच्चे जब स्वयं करने लगता है, कोई भी समस्या आता है, उस समस्या का समाधान जब बच्चा अपने से ढूंढने लगे, तो समझ लीजिए उस बच्चे में जो है यह किस तरह का गुण विकसित हुआ है? तो वैज्ञानिक अन्वेषण का गुण जो है ये ज्यादा विकसित होने लगता है। वो बच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने लगता है। बच्चा समझ लीजिएगा कि विज्ञान की ओर ज्यादा अग्रसर हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें पनपने लगता है। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पियाजे के अनुसार जो है पूछा गया, पियाजे के अनुसार किस बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? अब कहते हैं कि कौन सा बालक है जिसमें तर्क करने की क्षमता जो होती है वह कम होती है। तो याद रखिएगा, कहता है कि यह पियाजे की थ्योरी जब हम लोग डिटेल से ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे तब जानेंगे पियाजे की थ्योरी में कि किस अवस्था में वह क्या क्या बोला है। तो याद रखिएगा कि 7 वर्ष की जो अवस्था होती है नॉर्मली, इस अवस्था में बच्चे में जो है तार्किकता का अभाव, मतलब बच्चा तर्क वितर्क उतना नहीं कर सकता है। तार्किकता का मतलब किसी भी विषय वस्तु पर, किसी भी सब्जेक्ट पर या किसी भी वस्तु के बारे में ज्यादा तर्क वितर्क बच्चा इस अवस्था में नहीं कर सकता। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि
एक स्पेयरमैन थे जो बुद्धि का द्विकार के सिद्धांत दिए थे, और त्रिकार के सिद्धांत भी मिस्टर स्पेयरमैन ही दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि बुद्धि जो है वो दो कारकों से मिलकर बनी है द्विकार के सिद्धांत में। बाद में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था थॉमसन महोदय, उसने स्पेयरमैन को कहा था कि आप जो यह कथन बोल रहे हैं कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, यह गलत है, आप मेरी बात समझो, बुद्धि दो कारक नहीं, बुद्धि तीन कारकों के मिलने से बनी है, इस बात को आप समझिए। यानी बुद्धि को आप दो तीन मत बोलिए, बुद्धि स्वतंत्र इकाई है। हार्वर्ड गार्डनर से पहले सबसे पहले यही बोला था कि बुद्धि एक स्वतंत्र इकाई है, जिसके बाद इसके सिद्धांत को नाम दे दिया गया प्रतिदर्श का सिद्धांत। ऑफलाइन क्लास में मैंने इसके बारे में चर्चा किया हुआ है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, आप लोग पढ़े हुए हैं कि बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था, मिस्टर थॉमसन के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे का क्वेश्चन समझते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में, क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका क्या होगी। तो समझिए, बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका क्या होगी। कहता है कि बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, बच्चों को गृह कार्य करने में, दंड देने में नहीं हो सकता। देखिए कहता है कि बच्चों का समाजीकरण आप कैसे कीजिएगा, तो बच्चों के बौद्धिक विकास करने, बिल्कुल समाजीकरण करेंगे तो बच्चे का बुद्धि बढ़ेगा, बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों को केवल गृह कार्य दे सकते हैं क्या, मतलब उसका आप कक्षा में बच्चों का समाजीकरण के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा होमवर्क दीजिएगा तो समाजीकरण हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, गलत जवाब है। बच्चों को दंड देने वाला ऑप्शन नहीं लेता है, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं लेगा, इसके लिए होगा बच्चों का बौद्धिक विकास, ये जवाब आपका सही है। आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर के क्वेश्चन पर एक बार पढ़िए, सभी छात्र 12 नंबर के सवाल को पढ़े। 12 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, 12 नंबर का सवाल कहता है कि आप अपनी कक्षा के पिछड़े छात्र में अधिगम की गति तीव्र करना चाहते हैं। ठीक है, 12 नंबर का सवाल है कि आप अपनी कक्षा में एक पिछड़े छात्र की अधिगम की गति तीव्र करना चाहते हैं जिसमें वह सामान्य छात्रों को की श्रेणी में आ सके, इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे। तो कहता है उत्तम शिक्षण विधि। कहता है जब भी कभी किसी विद्यार्थी को अगर सही करना हो, किसी भी चीज में शिक्षण, अगर विद्यार्थी को तीव्र करना है, कमजोर विद्यार्थी है उसको तेज करना है, तो हमको क्या समझाना, क्या करना होगा, उत्तम शिक्षण विधि का प्रयोग। क्या करना होगा, उत्तम मतलब सबसे बेस्ट शिक्षण कौशल को चूज करना होगा और उसी के माध्यम से आपको पढ़ाना होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। क्यों, क्योंकि पिछड़ा हुआ बालक है, मतलब कमजोर बालक है, उसको क्या करना है, आपको तेज करना है। तो कमजोर बालक को अगर तेज करना है तो आपको क्या बदलना होगा, शिक्षण विधि। कैसा करना होगा, उत्तम। उत्तम मतलब बहुत अच्छा, तब बच्चा क्या होगा, तेज हो जाएगा। जो कमजोर छात्र है उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देंगे तो वो क्या होगा, तेज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख लिए, 13 पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा 13 नंबर के क्वेश्चन पर एक बार। 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान दीजिए। हाँ, 13 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। 13 नंबर के क्वेश्चन पे क्या चर्चा चल रही है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे छात्र इसमें जो है हमारा जवाब ए दिए होंगे, बहुत सारे छात्रों ने इनका जवाब क्या लगाया होगा, ए लगाया होगा। ए गलत जवाब है छात्रों, ए गलत जवाब है, ये सही जवाब नहीं है। सृजनात्मकता का जो गुण है, आप यहां पढ़िए अच्छे शिक्षक, तो क्या कीजिएगा, सिर्फ जो सृजनशील बालक है केवल उसी पर आप विश्वास कीजिएगा, जी नहीं। आप एक अच्छे शिक्षक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आपके कक्षा में जो सृजनशील बालक हैं, जो कमजोर बालक हैं, जो जिस रूप में है उसको उस रूप में स्वीकार कीजिए, चाहे वह किसी परिवर्तन के रूप में हो, जैसे कुछ कमजोर छात्र आ गए, कुछ मजबूत छात्र आ गए, तो जिसका जो विचार है, जो छात्र जो विचार रखता है, उस सब के का स्वागत कीजिए। आप किसी भी विद्यार्थी में विभेद मत कीजिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, यहां पे डी दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी। जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों और परिवर्तन का स्वागत करना, मतलब कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी मूल्य से आया, कोई भी विचार से आया, सबका हम क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि एक शिक्षक जो है वह धर्म और जाति का बात कभी कर ही नहीं सकता है। समानता की बात तो दूर जाए, शिक्षक को ना तो कभी धर्म की बात करनी चाहिए और ना ही कभी जाति की बात करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा
कि किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों का जो है मापा जाता है। तो याद रखिएगा, सैद्धांतिक गुण जो होता है, सैद्धांतिक गुण मतलब सिद्धांत, मतलब नियम कानून, ठीक है, एक विशेष वर्ड कह सकते हैं जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि नियम कानून से जो बंधा हो। तो ऐसा जो गुण होगा वह किस तरह का गुण कहलाएगा? तो वो कहलाएगा हमारा अभिसारी वैधता, मतलब जिसमें हम लोग कई बिंदुओं से लेकर के एक खास सिद्धांत को ले जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कई उदाहरण लेकर के स्पेशल नियम बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं। तो सैद्धांतिक गुण है तो क्या हो जाएगा हमारा अभिसारी वैधता। मतलब अभिसारी चिंतन के बारे में पढ़े होंगे कि अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि इस तरह का इन द बॉक्स होता है ना, मतलब कई तरह के लोग सोच विचार करके एक खास नियम, एक खास सिद्धांत पर जब पहुंचते हैं खास, तो वो हुआ अभिसारी चिंतन। जब एक खास नियम से हम कई तरह, यानी एक समस्या का जब हम कई समाधान निकालने लगे तो वो हुआ अपसारी। जब कई समस्याओं को जोड़ के एक बिंदु पर ले आए तो वो हुआ हमारा अभिसारी। और अभिसारी क्या है? सैद्धांतिक गुण, मतलब नियम कानून से बना हुआ गुण। तो वो जवाब क्या हो जाएगा हमारा अभिसारी वैधता इज ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कि एक विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 15 पाइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक विद्यार्थी, जब विद्यार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है, जब उसके इस दावे की जांच की जाती है तो आप क्या कीजिएगा? मतलब हुआ एक, समझिए, अब मान लीजिए अभी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कहिए कि नहीं सर हम सीटेट का बहुत अच्छा जानकारी ले लिए हैं, हमारा दावा है कि हमको सर 120 आएगा, तो हम क्या करेंगे? आपने हमसे जो ज्ञान लिया है उस ज्ञान की उपलब्धि का हम जांच करेंगे। आपने जो ज्ञान लिया, तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करता, मतलब सीटेट में है ज्ञान अर्जित करने का, आप दावा कर लिए कि सर हम सीटेट में अच्छा नंबर लाए हैं, अब हमको 120 आना चाहिए। तो हम आपका क्या करेंगे? हम आपका उपलब्धि परीक्षण करेंगे कि आपने 1 महीना या 3 महीना के दरमियान कितना उपलब्धि प्राप्त किया। उसके आधार पर हम आपका जांच कर पाएंगे कि नहीं आपका जो दावा है वो सत्य है कि असत्य है। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपलब्धि परीक्षण इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिए स्टूडेंट्स, चल आइए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमारा, पढ़िए यहां क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि, एक बार पढ़ लीजिएगा कि समाज मनोवैज्ञानिकों ने, यानी सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति और सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक प्रयासों का उपयोग किया है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ सवाल है जो कि समझना पड़ेगा। मतलब यहां क्या वर्ड यूज किया है, यहां समझिए, बाल अपराधी है और क्या है, सामाजिक अपराधों को। तो समझिएगा, मनोविज्ञान हमको बताता है कि समाज में अपराधी तत्व के भी बच्चे होते हैं, समाज में सृजनात्मक बच्चे भी होते हैं, समाज में चोरी करने वाले भी बच्चे होते हैं। इस बात की जानकारी हमको कौन देता है? इस बात की जानकारी हमको मनोविज्ञान देता है। तो इस ऑप्शन में खोजेंगे कि मनोविज्ञान कहां है, तो मनोविज्ञान खोजते हैं। चलिए इस ऑप्शन में खोजते हैं